हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे देवनागरी लिपि। तो देखते हैं दोस्तों घटना चक्र का पार्ट 179। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न, गौर करेंगे। प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो राज्य पूछ रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्शन डी, भारत के गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। देवनागरी लिपि जो कि हिंदी की लिपि है, ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। व्याख्या है, देखते हैं। देवनागरी का नामकरण, ठीक है। सबसे पहले जो देवनागरी लिपि है इसका नामकरण जो है वो विवादास्पद है। विवादास्पद यानी बहस का विषय बना हुआ है, ठीक। ज्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से, गुजरात में क्या थे, कुछ नागर ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है, और उन्हीं से इसका संबंध मानते हैं। किसका? देवनागरी लिपि का कुछ विद्वान, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, उनका मानना है कि गुजरात में सबसे पहले प्रचलित होने से वहाँ के जो पंडित वर्ग हैं यानी कि नागर ब्राह्मण जो हैं, ठीक है, उनके नाम से इसे नागरी कहा गया। यानी कि जो गुजरात है वहाँ पर कुछ नागर ब्राह्मण हुआ करते थे जो कि किसकी श्रेणी में आते थे? पंडित वर्ग की श्रेणी में आते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं व्याख्या, ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों, हमने समझ लिया कि गुजरात में सबसे पहले प्रचलित होने की वजह से पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। किसे? देवनागरी लिपि को, ठीक है। देखते हैं, अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद, अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया। देव भाषा यानी संस्कृत को देवों की भाषा कहा जाता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया। तो जो देवनागरी लिपि जो इस्तेमाल की गई दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत भाषा के लिए इस्तेमाल की गई, ठीक है। इसीलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। क्या बन गया? देवनागरी, ठीक है। इसीलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे। तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। शब्दों पर ध्यान दें, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखें। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। सबसे बड़ी बात, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत इसमें होगा, ठीक। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ठीक है। जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का नाम होता है, ठीक है। तो एक ही ध्वनि निकलेगी किससे? एक वर्ण संकेत से। वर्ण संकेत क्या है? ग्रेफिम। मैंने आपको बताया कि जिसे हम मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो ध्वनि का नाम होगा वही वर्ण का नाम भी होगा। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। सबसे बड़ी विशेषता देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जरूरी बातें हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्या है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन सी, मराठी लैंग्वेज देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। आप अगर मराठी को देखेंगे तो वह कुछ हिंदी से ही मिलती जुलती आपको नजर आएगी, ठीक है। समय मिले तो एक बार इंटरनेट पर सर्च करके देखें, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। देवनागरी लिपि
एक लिपि है। क्या है? देवनागरी एक लिपि है, पहली बात, जिसका विकास किससे माना गया है? ब्राह्मी लिपि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय, अब देखो इस लिपि के अंतर्गत, किसके? देवनागरी लिपि के अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि हमारी भारतीय भाषाएं तो आती ही आती हैं इसके अंतर्गत, साथ में कुछ विदेशी भाषाएं भी आती हैं। ठीक है, देखते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमांग भाषा, फिर है गढ़वाली, ठीक, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, गढ़वाल, कुमाऊनी साइड। ठीक है, कुमाऊनी बोली जाती है कुमाऊं में। ठीक, फिर है ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं गढ़वाली। ठीक है, इसे हम खस भी कहते हैं, पहाड़ी हिंदी को खस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दें। फिर है बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि। ठीक है, भाषाएं, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान देंगे, कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, फिर से सुने, कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये थी कुछ बातें देवनागरी लिपि के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन सी, नागरी लिपि में। नागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी लिपि। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्या है प्रश्न? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कुल वर्ण 52 होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 4 संयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। अभी फिर से सुनेंगे, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। कितनी? 11, ध्यान रखेंगे। और 2 इनमें अगर हम और जोड़ दें, अयोगवाह, ठीक है, यानी अम और आहा जोड़ने पर कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या क्या है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देखते हैं 11 कौन से स्वर होते हैं, गौर करें। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? हमारे देवनागरी लिपि में स्वरों की 11 संख्याएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ध्यान दें दोस्तों, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वाक्य पर ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो तो राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखें, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, कुछ इस तरह। कार्यालयी भाषा भी कहते हैं और सरकारी कामकाज की भाषा भी कहते हैं। किसे? राजभाषा हिंदी को। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें, क्या है प्रश्न, गौर करें।
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में ये वाक्य दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये नंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 343। ठीक है, 343 यानी कि अनुच्छेद 343 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ध्यान देंगे दोस्तों, प्रश्न की व्याख्या पर गौर करें। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने, ये डेट याद रखेंगे, कब की बात हो रही है? ये हो रही है 1949 की। ठीक है, और उस ईयर में 14 सितंबर की, सितंबर का महीना था। ठीक है, 14 तारीख थी और 1949 का वर्ष था। उस समय संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया? ध्यान से देखें। हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। जो हिंदी भाषा है वही भारत की राजभाषा होगी। कारण है कि प्रत्येक वर्ष, और इसी कारण 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में 343(1) यानी कि पहला 343 का भी लिखा हो सकता है, 343(a) भी लिखा हो सकता है। तो ये बातें आपको समझनी है। ठीक है, ऑप्शन किस तरीके से आएगा। ठीक, तो 343(1) के अनुसार कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि है वो कैसी होगी? देवनागरी लिपि होगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो आपको 14 सितंबर डेट याद रखनी है हिंदी दिवस की, और हिंदी दिवस के लिए ये जो डेट तय की गई थी, ठीक है, तो ये कब की गई? तो 1949 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो निर्णय था वो राजभाषा हिंदी को लेकर था। ठीक है, जिसमें आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद कौन सा? 343 का, यानी 343(1). ठीक है, और वाक्य याद रखें, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों ध्यान देंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या हैं? गौर करें। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, ठीक है, राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद जो 44 है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा 343, अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 344। ठीक है, 344 में क्या वर्णित है? ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात बहुत जरूरी है। क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंध है। यानी कि राष्ट्रपति ने किसका गठन करने के लिए कहा? राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से। ठीक है, गठन करने के लिए कहा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर है अनुच्छेद 345, फिर है अनुच्छेद 346, फिर है अनुच्छेद 347। अब लगातार 343 से लेकर के 347 तक यहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। तो 43 देख लिया हमने, 344 भी देख लिया। अब देखेंगे 345, 46 और 47। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? तो इसके इन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बातें। क्या अनुच्छेद है? 345, 346, 347। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 343(2). ठीक है, तो पहला हमने देखा जिसमें राजभाषा की बात कही गई। ठीक है, कि जो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये वाक्य था। अब है 343(2). ठीक, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 संसद जो है, मान लो कोई बात होती भी है तब भी संसद जो है, ठीक है, संसद
यानी कि हमारे भारत की संसद में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। संसद के 3 सदन होते हैं, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, ठीक। तो कह रहे हैं कि किसी भी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की काला अवधि के बाद, यानी कि जो उस समय 15 वर्ष तय किए गए थे, 15 वर्ष तय किए गए थे, तो उन 15 वर्षों के पूरे हो जाने के बाद, ठीक है, विधि द्वारा क्या करें? विधि कौन सी? विधि मतलब ये विधि परिषद है, ठीक है, जो नियम कानून से जिसका संबंध होता है, ठीक है, न्यायपालिका से संबंध होता है। तो विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग अनुबंधित कर सकेगी, ठीक है, यानी कि बैन कर सकेगी, ठीक, जैसा कि ऐसी विधि में उल्लेखित हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो 15 साल है, ठीक है, 15 साल तक हम देखेंगे कि जो संघ की राजभाषा यानी कि उक्त 15 वर्ष की कालावधि के बाद विधि द्वारा, यानी कि 15 वर्ष जब हो जाएंगे तो जो विधि है वह क्या करेगी कि अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग या अनुबंधित कर सकती है। यानी कि विधि चाहे तो 15 साल बाद इसको हटा भी सकती है कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। आप देखते होंगे कि जो सरकारी फॉर्म निकलते हैं वो दोनों भाषाओं में निकलते हैं, ठीक है, सरकारी जो फॉर्म निकलते हैं दोनों भाषाओं में होते हैं, हिंदी भी और अंग्रेजी भी होते हैं कि नहीं होते। तो ये जो बात चली थी वो कहाँ से चली थी? वो इसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग चली थी। किसके? अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग। 343(2) यानी कि ख यानी कि बी, इसको ऐसे भी समझें, ठीक है। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर का भी आ सकता है, खा भी आ सकता है, बी अल्फ़ाबेट भी आ सकता है और 2 लिखा हुआ भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर अपना प्रश्न कैसे आपके सामने भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, ये बातें समझनी है। तो जो उस समय तय किए गए थे कि जो 15 वर्ष तक हम देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी में काम कैसे होगा कैसे नहीं, तो उसी पर ये कुछ चर्चा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों व्याख्या, तब बातें ज़्यादा आप समझ पाएंगे। तो क्या है, ध्यान दें। अनुच्छेद 343(2) में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की काला अवधि के बाद, संसद जो है वो दी हुई जो समय दिया गया था 15 वर्ष का, उसके बाद क्या कर सकती है कि विधि के द्वारा क्या करेगी? अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का, ठीक है, ऐसे प्रयोजनों के लिए क्या करेगी? प्रयोग अनुबंधित कर देगी, ठीक है, जैसे कि ऐसी विधि में उल्लेखित हो, ठीक है। तो ये बातें हैं कुछ, तो आप अनुच्छेद याद रखें, ठीक है, उनमें क्या बातें कही गई हैं ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है? भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। भारत में हिंदी के संविधान, हिंदी को संविधान, हमारा जो संविधान है लिखित संविधान है, ठीक है, ध्यान से समझें। इसके अंतर्गत हिंदी को किस धारा के अंतर्गत, धारा पूछी जा रही है, धारा, ठीक है, किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए धारा 343(a), धारा 343(a) या फिर 1, ठीक है, आप जो भी समझें अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, या 343(1) में, ऐसे समझ लें इसको, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने देखो, कंफ्यूजन कैसे दी जाएगी, ठीक है, नंबर देखो एक जैसे लगभग है, लेकिन कैसे ऑप्शन ब्रैकेट वाला जो है वो नंबर चेंज होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले नंबर को ही आपको ध्यान से समझना है। ये आपका का भी हो सकता है, ठीक है, ब्रैकेट वाला, ये आपका क्या हो सकता है, ये ऐसे में भी हो सकता है, और यही आपका
वन यानी कि डॉट, इसमें भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये आ बा सा के रूप में भी हो सकता है। तो एक ब्रैकेट वाला नाम आपको नंबर जो है वो ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, कि ब्रैकेट में क्या दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं रखना। आपको चारों तरह से एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको समझना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए, ठीक। क्या है ऑप्शन ए? धारा 343(1), ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 343 में, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये भी रिपीटेड है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343(1) में, ठीक है, एक, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? किसी तिथि को हिंदी को राजभाषा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये तारीख कौन सी थी? ठीक है, ध्यान से रखें। ध्यान दें, मैंने अभी आपको बताया था 14 सितंबर 1949, और 1950 में हमारा क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 1950 में, ठीक है, यानी कि संविधान बनकर पूरी तरीके से लागू हो चुका था, ठीक है, ध्यान रखें। तो 14 सितंबर 1949 ये तिथि याद रखेंगे। इस दिन निर्णय लिया गया कि हिंदी की राजभाषा क्या होगी? हिंदी जो है राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्या? हिंदी दिवस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए हिंदी, भारत की राजभाषा कहो, ऑफिशियल लैंग्वेज कहो, कार्यालय भाषा कहो, या फिर सरकारी कामकाज की भाषा कहो, ये चारों बातें एक ही हैं, ठीक है। कौन सी है भारत की? तो ध्यान रखेंगे हिंदी, हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है दोस्तों। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 343 का में, 343(1) में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास तथा संबंधित निर्देशों का, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देशों का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 351 में, यानी 351, ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया। क्या निर्देश दिया गया 351 में? तो ध्यान दें, संघ का यह कर्तव्य होगा, किसका कर्तव्य होगा? संघ का, संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, यानी कि ये जिम्मेदारी किसकी होगी? संघ की होगी कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक सांस्कृतिक, ये सामासिक नहीं होगा, समसामयिक सांस्कृतिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कि 351 में कहा गया दोस्तों, ये निर्देश दिया गया कि संघ जो है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए, जिससे कि जो भारत की, ठीक है, सामाजिक संस्कृति है, समसामयिक संस्कृति है, ठीक है, उनके जो सभी तत्व हैं उनको अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सकते। यानी कि अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए भी इस भाषा को अपनाना और इसको फैलाना जरूरी था। कौन सी भाषा को? हिंदी भाषा को, ठीक है, और उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो। कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा है इसके शब्दों का भंडार
और बढ़ाए जाए, यानी कि इनमें वृद्धि की जाए, यानी कि जितना हो सके इतनी ज़्यादा हिंदी भाषा को पूरे देश में फैलाई जाए, जन जन तक ये भाषा पहुंचनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब विचार किए जा रहे थे कब? ये हो रहे थे सारे विचार 1949 में। अगर दोस्तों आज हम बात करें अपने देश की स्थिति की, तो आज के लोग क्या कर रहे हैं? अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा के गुलाम होते जा रहे हैं। आज के लोगों को अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, बात करने से हिचकिचाते हैं। घर में अगर उनसे इंग्लिश का वर्ड अगर गलत बोल दिया जाए तो वो उस पर 36 तरह के क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि आप सही से बात नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या कभी गौर किया है कि हम अपनी भाषा हिंदी उसके बारे में कितना सोचते हैं? कितना अपने परिवार वालों से इसके बारे में बात करते हैं? कितना ही हम बच्चों की भाषाओं पर ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। और न जाने कितने गलत शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि जो आज हमारे देश की जो हालत है ना, आज का एक स्टूडेंट ना तो ठीक से हिंदी लिख पाता है और ना ही ठीक से इंग्लिश लिख पाता है, ठीक है ना तो वो ठीक से अपनी हिंदी को अपना पाया है और ना ही अंग्रेजी को, ठीक है। और आजकल जो इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है, जो सोशल मीडिया के द्वारा जो देखते हैं हम कि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, इंग्लिश नहीं वो तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, भगवान जाने। मैथ भी चल रहा है उसमें, साइंस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मतलब ये नया रूप में देख रही हूँ, जो मैसेज में जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं वो मिली जुली सरकार है, ठीक है। तो इसे विकृत रूप कहेंगे या एक भाषा का पुनर्निर्माण हो रहा है, ये कहेंगे, क्या कहेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भाषा को सबसे पहली प्रायोरिटी दें, ठीक है। उसी में लिखें, उसी में पढ़ें, उसी को बोलें, ठीक है, और उसी को समझें। इंग्लिश सीखनी चाहिए, गलत नहीं है, ठीक है। आज की ज़रूरत बन चुकी है इंग्लिश भाषा सीखना या फिर अदर लैंग्वेजेस सीखना, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा सीखना भी सही नहीं है। उतना सीखें कि आपको नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अपनी भाषा को ना भूलें, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसा ही रहा तो हम अपनी संस्कृति को खोने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम जैसे लोग ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपनी जिम्मेदारी समझें, ठीक है, और अपने बच्चों को, अपने जो आसपास के बच्चे हों उनको हिंदी का ज्ञान दें और हिंदी की लैंग्वेज से अटैचमेंट कराएं, ठीक है। उनको बताएं एक एक चीज़ कि कैसे क्या क्या महत्व है, आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है, ताकि उनका लगाव बढ़े और उन्हें बोझ महसूस ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।